हेलो एवरीबॉडी, मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूं दोस्तों जियोग्राफी का पहला क्लास। जी हां रसगुल्ला, आज मैं आपको जियोग्राफी ऐसे बताने वाला हूं जिससे आपको जियोग्राफी से मोहब्बत हो जाएगी। बस शर्त है कि शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को देखना होगा। तो आइए सर, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट। हमारा 2 बुक आते हैं भाई। कितना बुक आता है मेरे रसगुल्ला? तो बोलेंगे सर जियोग्राफी में हमारा 2 बुक आता है, और इस पहला बुक का नाम है मानव भूगोल के सिद्धांत और दूसरा बुक का नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। लेकिन मेरे दोस्तों यहां पे आप लोगों को टोटल जो है 8 चैप्टर पढ़ना होगा, और यहां पे दोस्तों आप लोगों को टोटल 9 चैप्टर पढ़ना होगा। यानी पहला बुक में आप लोगों को 8 चैप्टर डिस्कस करना है और दूसरा बुक में आप लोगों को 9 चैप्टर डिस्कस करना है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे थे या मेरे भाई कर रहे हैं तो वहां पे देखेंगे आपको टोटल 10 चैप्टर और इधर पढ़ाएगा 12 चैप्टर, यानी टोटल 22 चैप्टर पढ़ाएंगे। क्यों भाई? मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी का है, जबकि दोस्तों हमारे झारखंड में एनसीईआरटी नहीं जेसीईआरटी चलता है। इसलिए हमारे झारखंड सरकार ने हमारे सिलेबस को दोस्तों डिक्रीज किया है, घटा दिया है। इसलिए आप लोगों का ध्यान भी इसमें होना चाहिए कि कोई भी बंदा प्लेटफॉर्म अगर बिहार से तैयारी करे, क्योंकि बहुत सारे बंदा बिहार से तैयारी करते हैं और जब एग्जाम करीब आती है तो वो फंस जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आप लोगों का बुक नंबर 1 में 8 चैप्टर और बुक नंबर 2 में आप लोगों को 9 चैप्टर पढ़ना है भाई। ठीक है ना? तो फिलहाल मेरे भाई आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आप लोगों का बुक नंबर 1 है भाई। ये हमारा क्या भाई? बुक नंबर 1 है, जिसमें हम लोगों को पहला चैप्टर पढ़ना होगा मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। क्या सर? मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग भूगोल क्यों पढ़ेंगे, भूगोल शब्द का अर्थ क्या है, भूगोल शब्द को दिया किसने, भूगोल शब्द में क्या क्या विशेषताएं हैं, भूगोल शब्द के अंदर में हम लोगों को कौन कौन से पार्ट के बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में A to Z नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों के इतिहास में बताया था। आइए सर, बिना देर के हम लोग सबसे पहले मानव भूगोल का जो पहला चैप्टर है ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोग गौर करेंगे कि आखिरकार हम लोगों को क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले मेरे भाई आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा परिचय अगर हम लोग देखते हैं भाई। क्या सर? हमारा परिचय। आइए मेरे शेर सरनियों एक एक पॉइंट को एकदम डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर क्या है। देखिए, जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के जियोग्राफिया शब्द से बना है। क्या बोल रहा है भाई? कई बार क्वेश्चन आता है कि जियोग्राफी शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया है, तो बोलेंगे सर ग्रीक भाषा से। पहला बात यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन करेंगे सबको ही, किस भाषा से लिया गया मेरे भाई, तो बोलेंगे सर ग्रीक भाषा से। जियोग्राफी जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया मेरे शेर सरनियों, तो बोलेंगे सर ग्रीक भाषा से। ठीक है, आगे देखिए, जिसमें जियो 2 शब्दों में दोस्तों इसको तोड़ते हैं, जिसमें हमारा जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर पृथ्वी। और हमारा जो ग्रोफोजिया है भाई, ये ग्रोफिया का मतलब होता है वर्णन करना, यानी इसका मतलब होता है कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना जियोग्राफी कहलाता है। जियोग्राफी को 2 शब्दों में हम लोग तोड़ते हैं, पहला जियो और प्लस ग्रोफो। यानी दोस्तों जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्रोफिया का मतलब होता है क्या? वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन करना जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, चलिए सर, यानी पृथ्वी का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। यानी भूगोल का अर्थ क्या है भाई? सीधा सीधा बात में अगर बात करें तो भूगोल का अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल का अर्थ क्या भाई, तो बोलेंगे सर पृथ्वी का वर्णन करना। सिंपल सा बात है सर। आई होप मेरे भाई कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक ना? अब देखिए, भूगोल शब्द का सबसे पहले उपयोग एक यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूगोल शब्द का सबसे पहला अगर कोई प्रयोग किया था तो उस कैंडिडेट का नाम था क्या? इरेटोस्थनीज। और इसी इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। जैसे यहां पे लिखा है क्या? भूगोल का जनक, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी। क्या बोलेंगे सर? फादर ऑफ जियोग्राफी हमारा इरेटोस्थनीज। क्या बोलेंगे सर? फादर ऑफ जियोग्राफी इरेटोस्थनीज। एक बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जियोग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे सर इरेटोस्थनीज को जियोग्राफी का पिता कहा जाता है। जियोग्राफी शब्द दिया किसने है, तो बोलेंगे सर हमारा, याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज ने ही इसका प्रयोग किया था।
इसे आप लोग मेरे दोस्तों आप लोग अपने कॉपी पे अंडरलाइन कर लेंगे कि ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे सर इरेटोस्थेनीज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। मैं अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूं, सिर्फ ज्योग्राफी शब्द और ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है इसके बारे में बता रहा हूं। मैं अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूं, ये ना सोचकर बैठ जाएं कि सर चैप्टर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक ना। चलिए सर, दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रेडजेल। ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में हर हाल में छपेगा दोस्तों, 2027 के परीक्षा में हर हाल में छपेगा, इसलिए इस प्रश्न को भी दोस्तों आप क्या करें, अंडरलाइन कर ले। कौन सा भाई, तो आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, तो बोलेंगे सर फ्रेडरिक रेडजेल, ठीक है। हिकेटियसनी पुस्तक जयस्प्रिडियस में पृथ्वी का विस्तार से वर्णन किया गया है। देखिए आप क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे। हिकेटियस एक हमारा क्या है दोस्तों, व्यक्ति है, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है क्या, जयस्प्रिडियस। कई बार क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि आखिरकार हमारा जयस्प्रिडियस के लेखक कौन है। एक बुक आएगा जियोग्राफी का, जिस बुक का नाम होगा जयस्प्रिडियस। जयस्प्रिडियस के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जाएगा, तो मेरे दोस्तों आपको पता होगा कि हाँ हिकेटियस ने लिखा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए मेरे दोस्तों इससे भी आप लोग क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे कि जयस्प्रिडियस पुस्तक किसने लिखा है, तो बोलेंगे सर हिकेटियस ने। किसने लिखा है, हिकेटियस ने। ये छोटा सा हमारा क्या था दोस्तों, एक टेलर था। अब मैं आपको अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, थोड़ा थोड़ा चीजें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, इसे समझने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अभी हमारे चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए आइए सर, हमारा ज्योग्राफी के बारे में जो अभी कुछ मैं बताया हूं इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। ज्योग्राफी सामाजिक, याद रखिएगा सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या होता है दोस्तों, सोशल साइंस। क्या बोलेंगे सर, आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल साइंस, है ना भाई। सर बताएंगे सर कि सोशल साइंस जो हमारा है, तो ज्योग्राफी इसी के अकॉर्डिंग आता है। ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आते हैं, सिविक्स आते हैं, ये सारे टॉपिक किसके अकॉर्डिंग आता है, तो बोलेंगे सर हमारा एसएसटी के अकॉर्डिंग आता है, एसएसटी के अंदर में आते हैं। तो इसी प्रकार ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के स्वरूप, क्या बोलेंगे सर, पृथ्वी के स्वरूप और उससे जुड़े प्राकृतिक संसाधन, यानी पृथ्वी का स्वरूप। ये हमारा पृथ्वी का आकार है भाई, गौर करेंगे, ये हमारे क्या है, पृथ्वी का आकार है। पृथ्वी का क्या है, रसगुल्ला, स्वरूप है। पृथ्वी का ढांचा है, पृथ्वी का फ्रेम है। तो इस पृथ्वी का स्वरूप और उसमें जुड़े या उससे जुड़े प्राकृतिक संसाधन, या उससे जुड़े प्राकृतिक संसाधन, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर में पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, जितने सारे कीड़े मकोड़े, जानवर, जो कुछ भी है, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना ही हमारा भूगोल कहलाता है। इन सारे चीजों के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे शेरों सरनियों, तो बोलते हैं सर हम लोग भूगोल बोलते हैं भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, और उससे जुड़े प्राकृतिक संसाधन जैसे पर्वत, सागर, मैदान, नदी, सब कुछ है, यानी पर्वत, सागर, मैदान, चट्टान, ये सारे चीजें जो दिया है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करना ही हमारा भूगोल कहलाता है, ठीक है। अब भूगोल मैंने आप लोगों को बताया सर, भूगोल दो शब्द से मिलकर बना है, भू प्लस गोल, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी गोल है या पृथ्वी के बारे में वर्णन करना। पृथ्वी के धरातल पर जो कुछ भी उपस्थित है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, चट्टान, पर्वत, जो कुछ भी है उसका वर्णन करना या लिखना भूगोल कहलाता है, ठीक है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है, जिसमें जियो प्लस ग्रोफो से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्रोफो का मतलब होता है क्या, वर्णन करना, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है ना। भूगोल का पिता मेरे दोस्तों याद रखिएगा इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध पुस्तक जयस्प्रिडियस है भाई। क्या बोलेंगे सर, जयस्प्रिडियस के लेखक कौन है, तो बोलेंगे सर जयस्प्रिडियस के लेखक होगा हमारा कौन, हिकेटियस। क्या होगा सर, जयस्प्रिडियस के लेखक कौन होगा, हिकेटियस। मैं फिर से कह रहा हूं, जयस्प्रिडियस नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक का लेखक कौन होगा, तो बोलेंगे सर याद रखिएगा इस पुस्तक का लेखक हमारा हिकेटियस चाचा, ठीक है। आइए देखिए दोस्तों, इनमें सबसे, इसमें ध्यान देखेंगे, इसमें सबसे
पहले भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से क्या था। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग बोल रहे सर इसको कट क्यों कर रहे बार बार, ये क्यों लिखे हैं। तब मेरे भाई जियोग्राफी का पिता एराटोस्थेनीज को कहा जाता है, थोड़ा सा गौर से सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। एराटोस्थेनीज को जियोग्राफी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जियोग्राफी एराटोस्थेनीज। बट मेरे भाई जो जियोग्राफी का जो क्रमबद्ध होता है, सीक्वेंस होती है, जैसे आपको पूछा जाएगा कि मानव शरीर के बारे में एक लेख लिखे, सबसे पहले लिखेंगे कि मानव शरीर में एक सर होता है, सर के ऊपर में बाल होती है जो कलर ब्लैक कलर का होता है, बड़ा सा सर होती है, कान होता है, नाक होता है। ये मतलब क्या लिख रहे हैं आप, क्रमबद्ध तरीके से लिख रहे हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है क्या, आरोही क्रम में लिखना। जब हम लोग कोई भी डिजिट को आरोही क्रम में सजाते हैं तो कितना अच्छा लगता है देखने में, है ना। तो वही कह रहा है कि भूगोल को क्रमबद्ध तरीके से, छोटा कीड़ा उससे छोटा कीड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, इस तरह से मेरे दोस्तों जो आरोही क्रम में सजाते हैं छोटे से बड़े की ओर, उसी को बोलते हैं क्रमबद्ध। और क्रमबद्ध भूगोल में दोस्तों सबसे पहले इन्हीं को जाना जाता है, हिकेटियस को। समझ गए। लेकिन आपको याद रखना है कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, एराटोस्थेनीज को, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, अब आते हैं सर आपका क्वेश्चन पे, क्वेश्चन मतलब अगला पॉइंट पे। अब भूगोल दोस्तों यहां पे गौर करेंगे, भूगोल थोड़ा मिस्टेक मेरे भाई यहां पे गौर करेंगे आप लोग कि भूगोल सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के स्वरूप जैसे पेड़, पहाड़, समुद्र, मैदान, नदी, ठीक है, नदी आदि है, और प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। आप खुद देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे, जीव जंतु, चट्टान, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, और इन सारे चीजों के बारे में वर्णन करना ही हमारा भूगोल कहलाता है। इन सारे चीजों के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसी को हम लोग भूगोल कहते हैं, ठीक है। इनके साथ ही यह भी देखा जाता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच किस प्रकार संबंध है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी एक सेंटेंस उत्पन्न होता है कि हमारे साथ, मतलब मनुष्य के साथ जो पेड़ पौधे जीव जंतु है वो किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं, इसके बारे में भी स्टडी करना भूगोल कहलाता है। जैसे मनुष्य प्रकृति के साथ कैसे संबंध बना के रखा है, कहीं ऐसा तो ना हो कि मनुष्य प्रकृति को काट रहे हैं, कहीं ऐसा तो ना हो कि प्रकृति को क्षति पहुंचा रहे, कहीं ऐसा तो ना हो कि मनुष्य पेड़ पौधे को लगा रहे, कहीं ऐसा तो ना हो कि मनुष्य जीव जंतु को नुकसान कर रहे हैं। इसके बारे में भी स्टडी करना हमारा जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। अभी मैं फिर से कह रहा हूं, चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं सर, भूगोल वह अध्ययन है जिसमें हम पृथ्वी और मनुष्य के आपसी संबंधों को समझते हैं। भूगोल एक वो शाखा है आप बोल सकते हैं, या भूगोल वह अध्ययन है जिसमें हम पृथ्वी और मनुष्य के आपस में, मनुष्य और पृथ्वी के आपस में संबंध को समझते हैं। माने मनुष्य और पृथ्वी कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में दोस्तों हम लोग समझते हैं कि मनुष्य प्रकृति मनुष्य को किस तरह से लाभ पहुंचा रहे, कैसे हानि पहुंचा रहे, कैसे संबंध को संतुलन बना के रखे, कैसे संबंध को असंतुलन बना के रखे, इसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी को बोलते हैं दोस्तों जियोग्राफी, ठीक है। ये था दोस्तों आप लोगों का आज का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों भूगोल की विशेषता। भूगोल की विशेषता का मतलब कि क्वालिटी ऑफ जियोग्राफी। भूगोल मुख्य रूप से भौतिक भूगोल और मानव भूगोल यानी द्वैतवाद पर आधारित है। थोड़ा गौर कीजिएगा। अब हम लोग यहां से भूगोल को दो भागों में बांटेंगे। एक आता है दोस्तों हमारा भौतिक भूगोल। यहां पे आज से आपको बताना चाहूंगा, जो कुछ भी मैंने अभी आप लोगों को बताया वो आप लोगों का एक तरह का देखा जाए तो इंट्रोडक्शन था। जियोग्राफी शब्द और जियोग्राफी के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, जियोग्राफी शब्द को कैसे संधि विच्छेद किए, उसका अर्थ क्या है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाया। अब यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मेरे शेर सरनियों। याद रखिएगा, पढ़ने का मन ना करे तो याद रखना, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला मैं तेरा लाडली पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है मेरे शेर सरनियों। जिस राह से गुजर जाए और के माँ बाप कहे मेरा भी बच्चा को बनाना है तो इनकी तरह, इतना मेहनत करना है मेरे भाई, ठीक है ना। आइए अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, भूगोल को दो भागों में बांटते हैं भाई। पहला भूगोल को बोलते हैं दोस्तों हम लोग का मानव भूगोल, ठीक है। पहला भूगोल का हम लोग क्या बोलेंगे सर, भौतिक भूगोल, और दूसरा भूगोल को क्या बोलेंगे सर, हमारा मानव भूगोल। यानी हम लोग भूगोल को आप यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किए। एक हमारा भौतिक भूगोल जो गॉड गिफ्टेड होता है, जो भगवान देते हैं, चट्टान पर्वत नदी नहर ये सब कौन दिया है मेरे भाई, भगवान ने दिया है। क्या हम लोगों ने बनाया है, नहीं ना मेरे भाई। क्या आपने बनाया है,
बनाया है क्या? नहीं ना, आपने भी नहीं बनाया है। जो कुछ भी भगवान ने दिया है वह सारे चीजें को हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं, और मानव भूगोल वह है जो मनुष्य ने खुद से बनाया है, जिसे घर द्वार मनुष्य ने खुद से बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे भूगोल की दो विशेषताएं, एक हमारा भौतिक भूगोल, एक हमारा मानव भूगोल। तो एक एक भूगोल के बारे में हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। अब यहाँ से आपका क्लासेस शुरू हो रहा है, गौर कीजिएंगे। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समलग्नात्मक, यानी मेरे दोस्तों आपका एक्सप्लेनेशन, और अनुभाविक एवं व्यवहारिक है। ठीक है, आगे देखिए। भूगोल समकलनात्मक यानी इंटीग्रेटिव है। भूगोल प्रकृति और मानव के एक साथ जोड़कर देखता है। भाई भूगोल जो है सिर्फ मनुष्य को नहीं देखता है, भूगोल जो है सिर्फ प्रकृति को नहीं देखता है। भूगोल एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य और प्रकृति को साथ में जोड़कर देखता है कि कैसे प्रकृति मनुष्य के साथ, मनुष्य प्रकृति के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, तो भूगोल प्रकृति और मानव को एक साथ जोड़कर देखता है। उदाहरण, नदी के किनारे शहर बसे हैं। बिल्कुल भाई, हम लोगों ने कई सारे ऐसे नदी देखे हैं जिस नदी के किनारे शहर बसे हैं। आप खुद देखिए, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। आप खुद देख सकते हैं मेरे भाई, गंगा नदी के किनारे पटना बसा हुआ है। आप खुद अपना आंखों से देख सकते हैं। ठीक ना, वही कह रहा है कि उदाहरण, क्या नदी के किनारे शहर बसते हैं क्योंकि वहां पानी और उपजाऊ जमीन होते हैं। नदी के किनारे कोई भी शहर तभी बसते हैं जब उनको आसानी से सिंचाई के क्षेत्र में जो पानी है वह आसानी से उपलब्ध हो जाए, और साथ ही साथ उपजाऊ वाली मिट्टी उनको मिल जाए। क्योंकि नदी के द्वारा जो बहाकर जो मिट्टी लाए जाते हैं उस मिट्टी में काफी ज्यादा उर्वरक होता है, जिसे किसान लोग उठा करके अपने खेतों में पसार देते हैं, जिससे फसल के उत्पादन में क्या होता है भाई, वृद्धि होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भूगोल अनुभव आधारित है। क्या बोल रहे सर? भूगोल अनुभव आधारित है। क्या बोल रहे सर? भूगोल अनुभव आधारित है। जो चीज हम देख सकते हैं और माप सकते हैं। बिल्कुल भाई, जो चीज हम देख सकते हैं माप सकते हैं, जैसे बारिश कितनी हुई बोल सकते हैं भाई। देखो भाई, भूगोल हम लोग जब स्टडी करते हैं, आज हमारा जो गर्मी के मौसम है, हम लोग बोलते हैं ना भाई, देखो ना तापमान कितना भयंकर है भाई, आज देखो ना तापमान आज 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है। देखो ना भाई, आज बारिश कितना हो रहा है भाई, लग रहा है कि 100 सेंटीमीटर का बारिश होगा आज, बोलते हैं या नहीं? ये भी दोस्तों हमारा भूगोल मापने, और मेरे दोस्तों याद रखिएगा, मापने और देखने का भी दोस्तों हमें अधिकार देता है। ठीक है, देखिए बारिश कितनी हुई है, तापमान कितना है, ये सब माप कर भूगोल में पढ़ते हैं। नहीं भाई, बारिश कितने सेंटीमीटर हुआ है और तापमान कितना डिग्री आज पहुंच चुका है, ये सब हम लोग माप कर पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल, ये सारी चीजों को हम लोग भूगोल के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है ना, अब आगे आते सर, यह व्यवहारिक क्या है भाई, यह व्यवहारिक क्या है ना, प्रैक्टिकल क्या है। देखिए भूगोल का उपयोग रोजमर्रा, रोजमर्रा मतलब दैनिक जीवन, दैनिक जीवन का मतलब होता है हर दिन जो हम अपने जिंदगी को गुजार रहे हैं उसको बोलते हैं दैनिक जीवन। इसी को एक शब्द में भूगोल ने कन्वर्ट किया है, रोजमर्रा शब्द। क्या? रोजमर्रा जिंदगी में होता है भूगोल। मेरे दोस्तों आप देखेंगे, आप मैं जो बोल रहा हूं ना भाई, ये तो हमारा बायोलॉजी है, लेकिन जो मैं चल रहा हूं ये भी हमारा बायोलॉजी है, लेकिन मेरे दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये आपका भूगोल है। अब आसपास में जो कुछ भी देख रही हैं भूगोल है। आप रनिंग कर रहे हैं मेरे दोस्तों, रनिंग करते समय आप नदी पर्वत पहाड़ किसी भी किनारे रनिंग कर रहे हैं, वो क्या है? भूगोल है। मतलब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, हम अपने दैनिक जीवन में हर दिन, हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा हम जियोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। आप नहाते समय ही देख लीजिए मेरे दोस्तों, क्या हम 2 बाल्टी में नहाएंगे तो 2 बाल्टी क्या है दोस्तों? भूगोल है। बोल सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हां, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि भूगोल का उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। उदाहरण की अगर हम लोग बात करें, उदाहरण में अगर हम लोग देखें तो किसान मौसम देखकर खेती करता है। बिल्कुल भाई, उदाहरण में अगर हम लोग बात करें तो किसान जो है, किसान भाई जो है वो क्या करते हैं मेरे शेर सरनियों? तो किसान भाई मौसम को देखकर खेती करता है। क्या बोलेंगे सर? वो हम मौसम को देखकर खेती करते हैं। कौन? हमारे किसान। तो इसी को बोलते हो दोस्तों कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन हम जियोग्राफी का, भूगोल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप भौतिक भूगोल का इस्तेमाल करिए या मानव भूगोल का। तो आइए सर, अब मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हूं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है क्या। ठीक है,
अब मेरे दोस्तों मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाता हूं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है क्या। अब यहां पे आप लोग अटेंशन बना के दो शब्द में कह रहा हूं, इस दोनों शब्द को दोस्तों याद रखिएगा। मैं साधारण भाषा में बता रहा हूं, फिर मैं आपके टॉपिक पे आऊंगा। भौतिक भूगोल का मतलब होता है जो गॉड गिफ्टेड होती है। मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि भौतिक भूगोल का मतलब होता है क्या, जो हमारा गॉड गिफ्टेड होता है। जैसे भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है, इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या, भौतिक भूगोल। क्या ये कलम भगवान ने दिया है? क्या ये बोर्ड भगवान ने दिया है? नहीं ना मेरे भाई। तो दोस्तों भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, चट्टान, पर्वत, नदी, नाले, नहर, ये सब क्या है? तो बोलेंगे सर ये सारी चीजें भौतिक भूगोल है, जो गॉड गिफ्टेड होता है। सीधा सीधा याद रखिएगा, जो भगवान दिया है वो हमारा भौतिक भूगोल। मानव भूगोल क्या है? जो मनुष्य ने खुद से बनाया है। ये बोर्ड मनुष्य ने खुद से बनाया, मानव भूगोल। ये कलम मनुष्य ने खुद से बनाया, मानव भूगोल। ये माइक मनुष्य ने खुद से बनाया, मानव भूगोल। ये टी शर्ट मनुष्य ने खुद से बनाया, मानव भूगोल। समझ रहे मेरे बातों को मेरे सिर नहीं हो? आइए अब समझते हैं दोस्तों कि इसमें धरती की वो चीजें पढ़ी जाती है जो प्रकृति ने बनाई है। भौतिक भूगोल में हम लोग वो चीज को पढ़ेंगे जो प्रकृति ने बनाया। प्रकृति मतलब कौन? गॉड गिफ्टेड, है ना। जैसे पर्वत, पहाड़, नदी, मिट्टी, जंगल, मौसम, हवा, पानी वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे चीजें जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने, गॉड ने हमें प्रोवाइड किया है। ठीक है, सीधी बात है, जो चीज आदमी ने नहीं बनाए वो भौतिक भूगोल में आती है। सीधा सीधा बात अगर मैं कहूं कि जो चीज मनुष्य ने नहीं बनाया है वो भौतिक भूगोल में आता है। ये बोतल मनुष्य ने बनाया, भौतिक भूगोल में नहीं आएगा। ये चट्टान मनुष्य ने नहीं बनाया, ये भौतिक भूगोल में आएगा। समझे मेरे भाई? मुझे नहीं लगता है कि भौतिक भूगोल में कहीं भी कोई भी दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों मूव करते हैं दोस्तों भौतिक भूगोल के साथ मानव भूगोल की ओर। क्या मेरे भाई? अब हम लोग मूव करते हैं मानव भूगोल की ओर। गौर करेंगे मेरे भाई, मानव भूगोल। मानव भूगोल क्या है दोस्तों? जो मनुष्य ने खुद से बनाया, मनुष्य ने खुद से बनाया, उसको हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। मनुष्य ने खुद से क्या बनाया है? अब सबसे बड़ी बात आता है दोस्तों कि मनुष्य ने खुद से क्या बनाया है? अरे गांव बनाया है, शहर बनाए हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल हम। सड़क बनाया है, रेल लाइन बनाया है, हवाई अड्डा बनाया है, ये सब क्या है भाई? मानव भूगोल। मनुष्य ने जो खुद से बनाया है, मानव भूगोल। सिंपल से फंडा है, हमें नहीं लगता कि कहीं कोई डाउट हुआ होगा। ठीक है, इसमें वो चीज पढ़ी जाती है जो इंसान ने बनाई है या जहां इंसान रहता है। इसमें वो चीज पढ़ी जाती है जो इंसान ने बनाई है या जहां इंसान रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? मानव भूगोल। जैसे गांव, शहर, मकान, सड़क, रेलवे लाइन, कारखाना, खेती बाड़ी और बाजार, ये सब क्या है? तो बोलेंगे सर ये सब हमारा मानव भूगोल है। क्यों है सर मानव भूगोल? क्योंकि ये सारी चीजें मनुष्य ने बनाया। बाजार भगवान ने नहीं बनाया, घर भगवान ने नहीं बनाया है ना। इसके अलावा हम बोल सकते सड़क, रेल लाइन, कारखाना, ये हमें भगवान ने नहीं बना दिया है, हम लोग खुद से बनाए हैं। हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने खुद से बनाया है। ठीक है, अब आइए सीधी बात अगर मैं जो कहूं, जो आदमी और उसका काम जुड़ा है वो मानव भूगोल है। जो आदमी, जहां पे आदमी और उसका काम जुड़ा है, मानव भूगोल कहलाता है। सिंपल सा फंडा है सर। ठीक है, मानव भूगोल का उद्भव 18वीं शताब्दी से माना जाता है। मानव भूगोल का जो उद्भव हुई है, मानव भूगोल का जो जन्म हुआ है, मानव भूगोल का जो इजाद हुआ है, वह हमारा 18वीं शताब्दी से माना जाता है कि इस साल हुआ ऐसा। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता, आप लोग अपने कॉपी पे जल्दी से प्लीज हाथ जोड़कर विनती करता हूं, पैर पढ़ता हूं, लिख लीजिए। जब मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है तो समझ जाइए कि है तभी सर कह रहा है, नहीं होता तो नहीं कहते सर। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है मेरे भाई, हर साल। कोई ऐसा साल ना हो जहां पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता भाई। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। कौन सा क्वेश्चन सर पूछा जाता है? कौन सा क्वेश्चन मेरे भाई? तो बोलेंगे सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो बोलेंगे सर फ्रेडरिक रेडजिल। क्या बोलेंगे सर? कई बार पूछा गया अभी तक कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है। आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेडजिल। क्या बोलेंगे सर? आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? बोलेंगे फ्रेडरिक रेडजिल। आई होप मेरे दोस्तों कि आप सभी को बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। यह एक जर्मन
जर्मनी का आदमी था। ये हमारा फ्रेडरिक रेटजेल, कई बार पूछा जाता है ये कहाँ का आदमी है, तो मेरे दोस्तों बोलेंगे सर ये हमारा जर्मनी का आदमी है। भाई कहाँ का, तो बोलेंगे सर ये हमारा जर्मनी का एक आदमी था जिसने सबसे पहले समझाया कि धरती का हाल देखकर ही इंसान अपनी जिंदगी ढालता है। मतलब मेरे दोस्तों कहता है कि जहां पानी है, उपजाऊ जमीन है, वहीं लोग गांव शहर बसाते हैं। ये सबसे पहले ये बात किसने कहा था? फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा था। देखो, मनुष्य अपने प्रकृति को देखकर, आदमी अपने प्रकृति को देखकर, इंसान अपनी जिंदगी को ढाता है। यानी जहां पे मनुष्य को पानी मिले, जहां पे उपजाऊ जमीन मिले, जहां पे लोगों को अच्छा वातावरण मिले, लोग वहीं पे गांव, वहीं पे शहर को बसाते हैं। यह बात सबसे पहले किसने कहा था? फ्रेडरिक रेटजेल ने। और इसी के कारण फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। मैं ऑब्जेक्टिव के क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि आखिरकार किसने कहा था, किसे कहा जाता है आधुनिक मानव भूगोल का जनक, तो आप कहेंगे फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, आई होप मेरे भाई कि आप सभी को यहां तक बहुत ही प्यारा तरीके से देख सकते हैं मेरे भाई की समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए मेरे दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं भाई, समझने के प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक एक चीजों को दोस्तों समझने के प्रयास कीजिएगा तो हमें भी समझाने में मजा आएगा। क्या कहता है मेरे दोस्तों कि रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे। फ्रेडरिक रेटजेल का कहना था कि इंसान की किस्मत धरती तय करती है। इंसान की किस्मत धरती तय करती है। इंसान का कितना अच्छा रहे, धरती उनको अच्छा मिलेंगे। इंसान की किस्मत खराब रहे, धरती उनको अच्छा नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, वही कह रहा था। अगर पहाड़ है तो खेती मुश्किल होगी। अगर कहीं पहाड़ है, आप कहीं पहाड़ी एरिया के में रहते हैं, कितने सारे लोग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के किनारे रहते होंगे पहाड़ी इलाके में, तो क्या वो लोग खेती बाड़ी कर पाते हैं? तो बिल्कुल मेरे शेर सर नहीं, वो लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो अगर पहाड़ है तो खेती मुश्किल होगी, मैदान है तो खेती अच्छी होगी। मतलब धरती जैसा है आदमी का जीवन वैसा ही बनेगा। मतलब मेरा धरती जैसी होगी हमारा जीवन वैसा ही बनेगा। धरती पहाड़ी इलाके में मिला है मुझे तो हम उपजाऊ नहीं कर सकते हैं, हम फसल को उत्पादन नहीं कर सकते, लेकिन यही धरती अगर हमें कहीं मैदानी इलाके में मिल गया तो हम आसानी से खेती बाड़ी कर सकते हैं। आगे देखिए, इसी विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। भाई क्या बोलेंगे सर? इसी विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। ठीक है, रेटजेल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था, इसे आप लोग अपने कॉपी पे दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए भाई, है ना भाई, नहीं बोलते भाई क्या, अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखा देंगे। दिल चीरना नहीं है, यहाँ पे चीरना है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखा था कौन? फ्रेडरिक रेटजेल ने। तो रेटजेल को निकाल के दिखाना है, याद रखिए, रेटजेल को यहां पे लिख के दिखाना भाई। एक बार नहीं, 1000 बार अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बोलेंगे सर रेटजेल ने लिखा है। किसने लिखा है? रेटजेल ने लिखा है। किसने लिखा है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है। किसने लिखा है? फिर से सुनिए, फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है। डाउट मेरे शेर सर नहीं हो? डाउट नहीं भाई, ठीक है, याद रखिएगा। रेटजेल ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसे आप लोग एनी हाउ मेरे भाई लिख लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे आप लोग एनी हाउ लिख लेंगे भाई, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसका मतलब है इंसान और धरती का रिश्ता कैसे, उसकी कहानी। मतलब इंसान, इस पुस्तक में लिखा गया है कि इंसान यानी हम लोग, इंसान और धरती का रिश्ता कैसे है, इसी के बारे में इसमें लिखा गया है। कौन सा पुस्तक? याद रखिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक जो रेटजेल ने लिखा है। ठीक, चलिए सर, फ्रेडरिक रेटजेल के शिष्य मतलब स्टूडेंट्स का नाम कुमारी सेम्पल, एलन सेम्पल। याद रखिएगा, अब एक शिष्य आते हैं कौन? फ्रेडरिक रेटजेल का, जिसका नाम है कुमारी एलन सेम्पल। मानव भूगोल की प्रकृति। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। आइए मेरे भाई, कि आप सभी को यहां तक बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, जब तक आप लोग थ्योरी पार्ट कंप्लीट नहीं करेंगे ना भाई बेहतरीन तरीके से, यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आप सही से ना तो सब्जेक्टिव कर पाएंगे और ना ही ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। इसलिए थ्योरी लेक्चर को बेहतरीन तरीके से दोस्तों देखकर समझना चाहिए, ठीक है ना। आइए,
मानव भूगोल की प्रकृति की बात करें, मानव भूगोल की प्रकृति, जब आदमी के पास कोई मशीन साधन नहीं थे, अब एक जमाना था, याद कीजिए आदि मानव, पहले हम लोग क्या थे दोस्तों, थोड़ा सा झुके हुए थे, यानी हम लोग बंदर थे, फिर थोड़ा सा उठे, फिर थोड़ा सा उठे, फिर चलने लगे, फिर एक समय ऐसा आया कि चलने लगे, और आज ऐसा चलने लगा कि छाती को ऊपर और पीठ को नीचे। नहीं, कोई कोई चलता है ना वैसा, है ना। तो वही कह रहा है कि एक जमाना था जब मनुष्य के पास ना कोई मशीन थे और ना कोई साधन थे, तब भी वो पूरी तरह धरती और प्रकृति के हिसाब से जीता था। मनुष्य के पास उस समय ना तो कोई आप मशीन था और ना कोई संसाधन था, तभी मनुष्य अपने आप को प्रकृति के हिसाब से जीता था। जैसे आदि मानव, पहले के इंसान जंगलों में रहते थे। पहले के इंसान कहां पे रहते थे मेरे भाई? जंगलों में रहते थे। बारिश, गर्मी, ठंडी जैसे चीजें से डरते थे। और मेरे दोस्तों ये जो मनुष्य है ना भाई, जो आरोही क्रम में सजाया गया है, ये बारिश हो या गर्मी हो या ठंडी हो या बरसात हो, जैसे चीजें से ये लोग डरा करते थे। जैसे आज हम डरते हैं, बारिश होती है घर घुस जाते हैं, गर्मी होता है घर से निकलते नहीं है, ठंडी होती है तो हम लोग चादर ओढ़ के रहते हैं, है ना। सूरज, नदी, पहाड़ की पूजा करते थे ये लोग मेरे दोस्तों। सूरज की पूजा करते थे, नदी का भी पूजा करते थे, और पहाड़ का भी ये लोग पूजा क्या करते थे, क्योंकि इन सारे चीजों से ही उनके भरण पोषण होते थे। ठीक है, क्योंकि वे समझते थे कि ये ही उनके जीवन के मालिक है। बिल्कुल भाई, आज हम अपने जीवन का मालिक किसे समझ कर रखे हैं? तो दोस्तों हमारा भोजन। हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, हम एसी के अंदर में रहें, हम फटफटिया गाड़ी लेकर घूमें, तो हम क्या कर रहे हैं भाई? हम प्रकृति का हनन कर रहे हैं और अपने आप को खुश कर रहे हैं। लेकिन आदि मानव वैसा नहीं था। आदि मानव मेरे दोस्तों सूरज हो, नदी हो, पहाड़ हो, है ना, इन सारे चीजों को क्या करते थे मेरे भाई? वो लोग पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि ये सारे चीजों को वो अपना जीवन का मालिक समझते थे। यही है हमारा जीवन का मालिक जो हमें जीने का मौका दे रहा है। ठीक है, चलिए मानव के प्रतिकरण समझ में आ गया भाई। अब आते हैं दोस्तों हम लोग आगे। देखिए इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या अगर हम लोग बात करें, इसका मतलब क्या अगर हम लोग बात करें, थोड़ा समझिएगा इसका मतलब क्या अगर हम लोग बात करें। मतलब क्या है? आदमी धरती के जैसे था, आदमी धरती के जैसा था, जैसा धरती ने किया वैसा ही सहा। मतलब धरती ने गर्मी दिया, गर्मी सहा। धरती ने बरसात दिए तो बरसात सहा। धरती ने ठंडा दिया तो वो लोग ठंडा सहे। कौन? आदि मानव। कौन भाई? जो प्राचीन काल के इंसान थे। लेकिन आज गर्मी आ रहा है एसी लगाओ, ठंडी आ रहा है रूम में हीटर लगाओ, लेकिन पता नहीं है मेरे दोस्तों कि इनसे निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हमारे वातावरण को कैसे हीटिंग कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, इस स्थिति को मानव प्रकृतिकरण कहते हैं। यह समय था जब आदमी प्रकृति के इशारे पर चलता था। यह एक ऐसा समय था जो आदमी प्रकृति के इशारे पर चलता था। मनुष्य मतलब प्रकृति जैसे चलते थे वैसा ही इंसान उनके साथ साथ चलते थे। लेकिन आज इसका ठीक ऑपोजिट हो गया है। मनुष्य ने प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग कर लिया। जहां चाहे पेड़ को काटो, फैक्ट्री लगाओ, और फैक्ट्री से निकलने वाले, कल कारखानों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे वातावरण को हानि पहुंचा रहे, हमारे पर्यावरण को हीटिंग कर रहा है, तापमान में वृद्धि कर रहा है, जिससे हमें और आपको ज्यादा गर्मी लग रहा है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है। प्रकृति का मानवीकरण, जैसे जैसे धरती ने औजार, मशीन, विज्ञान में तरक्की की, उसने धरती पर अपनी सुविधा के अनुसार काम करवाना शुरू कर दिया। अब आदि मानव जो है दोस्तों, वो तो आदि मानव नहीं रहेगा। अब दुनिया विकसित होने लगा। दुनिया क्या होने लगा भाई? विकास होने लगे। दुनिया क्या होने लगा मेरे शेर सरनियों? तो बोलेंगे सर दुनिया विकास होने लगा। दुनिया का क्या होने लगा? डेवलप होने लगा। ठीक है ना। तो प्राकृतिक मानवीकरण, ठीक है, जैसे जैसे आदमी ने औजार, मशीन और विज्ञान में तरक्की की, उसने धरती पर अपनी सुविधा के अनुसार काम करवाना शुरू किया। जैसे मशीन आने लगा, बहुत सारे साधन आने लगे, इन सारे चीज़ों से दोस्तों मनुष्य अपने सुख सुविधा की ओर बढ़ने लगे। आप जैसे देख सकते हैं, मेरे दो दादा दादी है भाई, है ना, कितने प्यारे से बैठे हुए हैं, किसी का याद में खोया हुआ है। ये कैसे बैठ पाया? अरे मेरे दोस्तों, मशीन आया, जिस मशीन के माध्यम से वो लकड़ी को काटे, लकड़ी को काटने के बाद एक तरह का दोस्तों टूल बनाया, जिस टूल पे बैठ कर वो लोग बातें कर रहे हैं कि कितना मोहब्बत कर रही ने, तो हमसे भूल गई कि दीदी गे, भूल गई की गे, इस तरह से बातें कर रहे हैं मेरे दोस्तों वो लोग, है ना। ये सब कैसे संभव हुआ?
क्या प्राचीन काल में ऐसा था? नहीं, ये तब संभव हुए जब मनुष्य ने विकास की राह पर देखा। मनुष्य जब विकास करने लगे, जैसे मनुष्य के पास मशीन आने लगा, मनुष्य के पास संसाधन पहुंचने लगे, तब मनुष्य विकास की राह पर पैर रखा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे गर्मी लगे तो एसी लगाओ, कूलर चलाओ। गर्मी लग रहा है, देखो भाई एसी चल रहा है, देखो भाई कूलर चला रहे, है ना। पहाड़ काटकर सड़क बना दिया, और पहाड़ काटकर क्या बना दिया भाई? सड़क बना दिया। पहाड़ को काटकर क्या बना दिया भाई? तो बोलेंगे सर सड़क बना दिया। नदी पर बांध बना दिया, चलो भाई नदी पर बांध बनाकर बिजली पैदा करो, नदी पर बांध बनाकर मछली पालन करो, नदी पर बांध बनाकर वहां पे सिंचाई करो, है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मतलब अब आदमी ने धरती को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। मैं अभी आपको क्या कहा, पहले प्रकृति के इशारे पर मनुष्य चला करते थे भाई। देखिए प्रकृति मनुष्य है, प्रकृति जैसे जैसे चल रहा है, देखो भाई चल रहा है, आपके कान में घुस जाएगा, चल रहा है, वैसा मनुष्य चला करते थे। लेकिन आज मनुष्य जैसे जैसे चलते हैं, प्रकृति को उनके पीछे आना पड़ता है, उनके पीछे आना पड़ता है। इसका ठीक ऑपोजिट हो गया, तभी तो ज्यादा गर्मी लग रहा है, तभी तो बेमौसम बारिश हो रही है। आगे देखिए, इसे प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। यह समय है जब आदमी ने धरती पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर किया। अब ये वो समय है जब मनुष्य ने प्रकृति पर अपना दबदबा बनाना शुरू किया। मनुष्य पेड़ काटते समय ये नहीं सोचते हैं कि पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल घटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, और हमारा तापमान का भी लेवल क्या होगी भाई? हाई होगा। मनुष्य थोड़ा समय नहीं समझते हैं और डायरेक्टली काटना शुरू कर देते हैं। समझ रहे बातों को? आई होप मेरे दोस्तों कि आप सभी को बहुत ही प्यारे तरीके से एक एक पॉइंट को समझ में आ रहा होगा, है ना भाई। चलिए मेरे भाई आगे क्या कहता है, इसे प्राकृतिक मानवीकरण कहते हैं, ठीक ना। प्रौद्योगिक मतलब टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना भाई, एक सुने ना भाई, टेक्नोलॉजिया सुने ना, वही हमारा टेक्नोलॉजी। आज पहले हम लोग व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते थे, है ना, रसगुल्ला व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते थे। दुनिया बदली, लैपटॉप पे पढ़ाना शुरू किए, फिर दुनिया बदली, कोरोना वायरस ने डिजिटल बोर्ड लाया, जिस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये क्या है? टेक्नोलॉजिया। ये हमारा क्या है? टेक्नोलॉजी है मेरे भाई। क्या है? रसगुल्ला टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसे प्राकृतिक का मानवीकरण कहते हैं। यह समय है जब आदमी ने धरती पर अपना दबदबा बनाना शुरू किया। यह वो समय है जब मनुष्य ने अपने धरती पर दबदबा बनाना शुरू किया। प्रौद्योगिकी को लोगों और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। टेक्नोलॉजी मनुष्य के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक ना। प्रौद्योगिक मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशे का काम करता है भाई। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मानव भूगोल की दो बड़ी विचारधारा है भाई। मानव भूगोल की दो बड़ी विचारधारा है। अगर हम बात करें पहली विचारधारा की तो गौर करेंगे। पहला विचारधारा दोस्तों हमारा पर्यावरणीय निश्चयवाद यानी नीतिवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद या नीतिवाद, और हमारा संभववाद विचारधारा। अब यहाँ पे आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा ही, हर हाल में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, गौर करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का कि निश्चयवाद किसे कहते हैं, या संभववाद किसे कहते हैं, या संभववाद के जनक किसे कहा जाएगा, या निश्चयवाद के जनक किसे कहा जाएगा। आपको पता होगा साधारण भाषा में, तभी तो आप लिख सकते हैं ना मेरे शेर सरनियों। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल मैं नहीं लिख सकता हूं, है ना। तो आइए हम लोग क्यों ना मेरे दोस्तों एग्जाम में बेहतरीन तरीके से लिखे। पहले समझते हैं पर्यावरण निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। देखिए यह विचारधारा कहती है कि प्रकृति ही इंसान की जिंदगी और काम काज को चलाती है। पर्यावरणीय विचारधारा या पर्यावरण निश्चयवाद या पर्यावरणीय विचारधारा क्या कहता है, थोड़ा सा समझिए साधारण भाषा में, ठीक है ना। सुनिएगा, यह विचारधारा कहती है, क्या कहता है भाई, कौन सी विचारधारा? तो बोलेंगे सर पर्यावरणीय निश्चयवाद कहती है। यह विचारधारा कहती है कि प्रकृति ही इंसान की जिंदगी और काम काज को चलाता है भाई। प्रकृति ही इंसान की जिंदगी और काम काज को चलाता है। समझ रहे मेरे बातों को? मतलब इंसान प्रकृति के अनुसार ही जीता है और वो उसे बदल नहीं सकता है। और मेरे दोस्तों उसे बदल नहीं सकता है। मनुष्य प्रकृति के साथ ही चलता है,
मनुष्य प्रकृति को बदल नहीं सकता है, मनुष्य जो है प्रकृति को बदल नहीं सकता है, इसी को बोलते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। इंसान चाहे, देखिए दोस्तों, ये प्रकृति को बदल सकता है क्या? इंसान चाहे जो कर ले, इंसान चाहे जो कर ले, जब बारिश होगा तो रोक नहीं सकता है। मेरे बातों को गौर करेंगे, इंसान चाहे जो कर ले, धरती जैसे मौसम, जमीन, नदी आदि जैसे कहेगी वैसा ही करना होगा। बिल्कुल भाई, जब बारिश होगा हमें लेना होगा, जब गर्मी हो देगी तो हमें बर्दाश्त करना होगा, जब ठंडा होगा, ठंडी का मौसम आएगी तो हमें ठंडा में रहना पड़ेगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जो चीजें हम नहीं रोक सकते, इससे हम लोग बोलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। मतलब भगवान ने जो दिया है, भगवान ने, प्रकृति ने जो दिया है, इससे हम बदल नहीं सकते हैं। सीधा सीधा बात है भाई, ठीक है। आगे देखिए, इंसान प्रकृति का गुलाम है। इंसान क्या है? प्रकृति का गुलाम है। प्रकृति जैसा कहेगा मनुष्य को वैसा ही करना होगा। अभी बारिश होगी, हम दौड़ दौड़ कर जाएंगे और घर घुस जाएंगे, दौड़ दौड़ कर जाएंगे और क्या करेंगे भाई? घर घुस जाएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठंडी होगी हम जा करके कंबल ओढ़ लेंगे। कह रहे हैं भाई सही, वही कह रहा है, इंसान का प्रकृति का गुलाम है। जैसे रेगिस्तान में आदमी खेती नहीं कर सकता है। अगर मनुष्य के अंदर में इतनी ताकत होती, अगर मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार चलाते, मनुष्य अगर प्रकृति को अपने आप ढाल लेते, तो क्या आपको नहीं लगता है मेरे भाई कि वह रेगिस्तान के इलाके में भी खेती कर सकता था? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन नहीं। इंसान प्रकृति का गुलाम है। प्रकृति जैसे चाहेंगे इंसान को वैसा करना होगा। जैसे रेगिस्तान में आदमी खेती नहीं कर सकता है क्योंकि वहां पानी ही नहीं है, मतलब आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो प्रकृति ने दिया है उसको लेना पड़ेगा। अब चले जाएंगे मेघालय का मासिव राव, जहां 365 दिन में 365 दिन बारिश होती है। आपको लेना पड़ेगा, आप उस बारिश को रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रतिपादक, बनाने वाला। प्रतिपादक मतलब कौन होता है? बनाने वाला। फ्रेडरिक रेडजेल। सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है भाई? जल्दी से आप लोग नोट डाउन करेंगे। निश्चयवाद के, यह हमारा विचार, नीतिवाद के प्रवर्तक कौन है, यानी हमारा जन्मदाता कौन है? जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि जियोग्राफी का फादर किसे कहा जाता है? एरोस्थेनीज को। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को। ठीक इसी तरह से आपको अपने कॉपी पे लिखना है। क्या लिखना है मेरे शेर सरनियों? क्या नीतिवाद या निश्चयवाद के लेखक कौन है या संस्थापक कौन है? तो फ्रेडरिक रेडजेल है भाई। क्या बोलेंगे भाई? फ्रेडरिक रेडजेल है, ठीक है। चलिए, समर्थक, मानने वाला एलन सी सैंपल। क्यों भाई? क्योंकि इनका ये गुरु है भाई, याद रखिएगा, क्योंकि इसका ये चेला है भाई। और मैं जो कहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। मैं कहूंगा आपको चोरी नहीं करना है, आप करेंगे क्या? नहीं करिएगा ना भाई, मत कीजिए। मैं आपको कहूंगा सिगरेट मत पियो, नहीं पीजिएगा ना भाई। मैं आपको कहूंगा कि लाल पीला हरा के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद ना करूं, बर्बाद नहीं करेंगे ना। इसी प्रकार मेरे दोस्तों, हमारा फ्रेडरिक रेडजेल का स्टूडेंट्स का नाम था एलन सी सैंपल और हमबोल्ट। ये लोग ने माना कि सर आपने बिल्कुल सही कह रहा है कि प्रकृति ने हमें गुलाम बना के रखा है, प्रकृति जो कहेंगे हमको करना पड़ेगा। यह विचारधारा मानव के प्राकृतिकरण, जहां इंसान खुद को प्राकृतिक अनुसार ढालता है, से जुड़ी है। यह विचारधारा मानव के प्राकृतिकरण से उत्पन्न होती है। यह समझ में आ गया भाई कि मानव निश्चयवाद क्या है? प्रकृति जैसे कहेगी वैसे हम लोगों को करना होगा। अब आते हैं दोस्तों, अब आते हैं मेरे भाई क्या? तो बोलेंगे सर नॉन निश्चयवाद। क्या बोलेंगे सर? नॉन निश्चयवाद, ठीक ना। सुनेगा, नॉन निश्चयवाद को ही दोस्तों हम लोग एक सेंटेंस के नाम से जानते हैं, रुको और जाओ। रुको और जाओ। क्या बोल रहा है भाई? गौर से सुनेगा। बोला रुको, रुक गए, जाओ, फिर बोलेंगे रुको, फिर जाओ। तो रुको और जाओ को ही हम लोग बोलते हैं नॉन निश्चयवाद। रुको और जाओ को ही हम लोग बोलते हैं नॉन निश्चयवाद, ठीक है ना। नॉन निश्चयवाद भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। इसके अनुसार ना तो मानव पूरी तरह प्रकृति का दास है, मतलब गुलाम है, और ना ही वो प्रकृति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता है। बोल रहा ना, हम ना प्रकृति का हम गुलाम है
और ना ही हम प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने नौ निश्चयवाद पढ़े, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रकृति, मनुष्य जो है प्रकृति का गुलाम है, प्रकृति जो कहेंगे वो हम लोगों को करना होगा। लेकिन मेरे दोस्तों नौ निश्चयवाद क्या कह रहा है कि प्रकृति मनुष्य का ना तो गुलाम है, ना मानव के अंदर में इतनी ताकत है कि वह प्रकृति को गुलाम बना सकता है। समझिए मेरे बातों को, क्या कह रहा है। नौ निश्चयवाद भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। इसके अनुसार ना तो मानव पूरी तरह से प्रकृति का दास है, ना तो मानव पूरी तरह से प्रकृति का दास है, और ना ही वह प्रकृति पर पूरी तरह नियंत्रण कर सकता है, और ना ही वह पूरी तरह से नियंत्रण कर सकता है। ना हम पूरी तरह से मनुष्य, मतलब हम भी तो मनुष्य है भाई, हम तो जानवर नहीं है ना भाई, नहीं तो ऐसे करेंगे मैं भेड़ जब चिल्लाता है ना सुबह सुबह, तो हम नहीं कर रहे भाई, हम तो बोल ही रहे हम ये कोई इंसान है भाई। इंसान माना ही ना रे दीदी, हमारे दादा, हम एगो इंसान है लगी हो रे भाई, ठीक हो। तो और कह रहा है मेरे दोस्तों, और ना ही वह प्राकृतिक पे पूरी तरह से, हम प्रकृति को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए उस पर कार्य कर सकता है। मनुष्य है प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए, प्रकृति का नियम का मतलब क्या है कि पेड़ पौधे ना काटो, पर्यावरण विविधताओं को मेरे दोस्तों क्षति ना पहुंचाओ, जैसे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उन लोगों को क्षति ना पहुंचाओ, बहते हुए नदी को बांध ना बनाओ, समझ रहे ना। तो मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए उस पर कार्य कर सकता है। जहां प्रकृति जाने गो इजाजत देता है, जहां प्रकृति कहता है जाओ रे जा, तो मेरे दोस्तों मैं क्या गया, मैं चला गया। जहां प्रकृति कहेगी रुको, मुझे रुकना होगा, हमें क्या करना होगा, रुकना होगा। वही कह रहा है कि जहां प्रकृति जाने, इन्हें इजाजत देती है, वहां मानव विकास कर सकता है, और जहां प्रकृति रुको का संकेत देता है वहां उसे रुकना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो दोस्तों, आप बहुत ही प्यारे तरीके से एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे देखिए, आदि मानव खेती नहीं जानता था। आदि मानव क्या, जो पहले जमाने के लोग हुआ करते थे। पहले जमाने का मतलब कौन, अरे वो लोग जो पेड़ पौधे से पत्ती तोड़ करके अपने भोजन करते थे, जानवरों को शिकार करके भोजन करते थे, है ना दादा लोग। चलिए, तो आदि मानव खेती नहीं करना जानता था, भूखा रहता था। समय समय के साथ उसने रासायनिक खाद्यों का प्रयोग कर गहन खेती करना शुरू किया। यह गहन खेती करना मेरे दोस्तों क्या करना सीखा, लेकिन इससे पर्यावरण खराब होने लगा। इसका समाधान जैविक खेती है, जिसे प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। गहन खेती का मतलब होता है मेरे दोस्तों क्या, खेती, गहन खेती को हम लोग रोपण खेती बोलते हैं। जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, रबड़, कहवा, कोको, ये सब आता है हमारे किसमें, गहन कृषि। आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में गहन कृषि के बारे में पूरा डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा, पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आप सभी को यहां तक बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों से मैं बात करूं, अर्थात नौ निश्चयवाद यह मानता है कि इंसान को प्रकृति के मर्यादा में रहकर ही विकास करना चाहिए। मतलब मेरे दोस्तों, अब आपके एक शब्द में कह रहा हूं, इस एक शब्द में समझ जाइए। अपना कसम कहता हूं कि इस जमाने में तो क्या, अगले जमाने तक अपने भूल पाओगे। वह शब्द क्या है, गौर से सुनेंगे। क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, पूछा जाएगा नौ निश्चयवाद किसे कहते हैं, ठीक है। नौ निश्चयवाद किसे कहते हैं, जब मनुष्य, सुनिएगा, नौ निश्चयवाद किसे कहते हैं, जब मनुष्य प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाए विकास करते हैं तो नौ निश्चयवाद कहलाता है। जब मनुष्य प्रकृति को बिना क्षति पहुंचाए विकास करते हैं तो नौ निश्चयवाद कहलाता है। जैसे आपने एक जमीन खरीदा, उस जमीन पे एक पेड़ उगा हुआ है और आप घर बनाने की इच्छा रखे। अब जब घर बना रहे हैं, अब घर की डिजाइन इस प्रकार किए कि ना तो पेड़ काटे और ना आपका घर खराब हुआ। उसी को बोलते हैं नौ निश्चयवाद, कि हम अपने प्रकृति का उपयोग ऐसा करें जो हम विकास तो करें पर प्रकृति का क्षति ना हो। समझ गए मेरे भाई।
आई होप मेरे दोस्तों कि आप सभी को बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता है मेरे भाई कि कहीं भी थोड़ा सा भी आप लोगों को तकलीफ हुआ होगा, है ना भाई। अब आगे देखिए क्या कहता है मेरे जाने मन, कहता है इंसान प्रकृति पर काम कर सकता है। बिल्कुल भाई, हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, तरह तरह की मशीन लगा रहे हैं, आप खुद देखिए लगा रहे हैं या नहीं भाई। आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। तो इंसान प्रकृति पर काम कर सकता है पर उसकी सीमा लंघे बिना, मतलब लंघे बिना मतलब जैसे प्रकृति कह रहा है देखो बेटा आपके पास इतना जमीन है, आप इतना में ही काम कीजिए, बेटा रे तू इस जमीन के बाहर मत जाना, बेटा तू इस जमीन के बाहर जैसे जाओगे ना तेरा मौत हो जाएगा। लेकिन इंसान क्या करता है मेरे दोस्तों, लालच में क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, वो पार कर जाता है, उसकी जो सीमा है उसका जो बॉर्डर है वो पार कर जाते हैं। आप खुद देखिए दोस्तों, जो हम लोग फैक्ट्री लगाते हैं, पेड़ पौधे को काट रहे हैं, जबकि प्रकृति खुद कहता है कि तुम आज मुझे बचा के रखो, मैं तुम्हें कल बचा के रखूंगा। प्रकृति खुद कह रहा है कि तुम आज मुझे बचा के रखो, कल मैं तुम्हें खुद बचा के रखूंगा। समझ रहे मेरे बातों को, है ना भाई। तो इंसान प्रकृति पर काम कर सकता है पर उसकी सीमा लगे बिना, इसकी बॉर्डर को पार किए बिना। ना दास बनो और ना मालिक, समझदारी से आगे बढ़ो। बोला ना तो प्रकृति को गुलाम बनाओ ना प्रकृति का तुम गुलाम बन जाओ, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ो। कितना सुंदर बात कहा है। प्रतिपादक, आप कॉपी में लिखिएगा जल्दी से। नॉन निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, कॉपी में लिखिएगा जल्दी से। ग्रिफिथ टेलर, ये अमेरिका के रहने वाला है भाई। जल्दी से लिखिएगा कॉपी पे, जल्दी से, बिना देर किए भाई जल्दी से लिखिएगा कि प्रतिपादक कौन है भाई। प्रतिपादक, स्पेलिंग गलत लिखा, आप सही से लिखिएगा, ठीक है ना। प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर है ना भाई। प्रतिपादक कौन है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर ग्रिफिथ टेलर है। कौन है सर, ग्रिफिथ टेलर है भाई। किसका प्रतिपादक, नॉन निश्चयवाद के प्रतिपादक, जो अमेरिका के निवासी है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी, उन्होंने एक पुस्तक लिखा था, याद रखिए जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी। इसे भी आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिए मेरे भाई, इसे भी आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। इसे भी क्या करना है, लिख लेना है। टेलर ने कहा था मानो किसी देश के विकास की गति को तेज, धीमी या रोक सकता है मनुष्य के अंदर में। अब हमारे ग्रिफिथ टेलर ने एक बात कहा था बहुत ही सुंदर, आपके पास 24 घंटा है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप चाहे तो इसे सोने में गुजार दो या इस समय को सोना बना लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक इसी तरह से ग्रिफिथ टेलर कहता है मनुष्य के पास देश के विकास के लिए गति भी है और देश को आगे भी ले जा सकते हैं, देश को वो धीमे भी कर सकता है या देश को वो आगे बढ़ने से रोक भी सकता है। यह मनुष्य के पास इतनी ताकत है, प्रकृति द्वारा बताई गई दिशा से नहीं हट सकता है। नॉन निश्चयवाद के उदाहरण, अब आते हैं सर नॉन निश्चयवाद के हम लोग उदाहरण की अगर हम लोग बात करें कि नॉन निश्चयवाद के हमारा उदाहरण कौन है भाई। देखिए डीएनए आप लोग पढ़े होंगे, है ना भाई, डीएनए है ना भाई, और जीन पढ़े होंगे भाई, गुणसूत्र। डीएनए और जीन की जानकारी से इंसान ने कई बीमारी पर काबू पाया। नहीं भाई, आप ही सोचिए, अगर मेरे पास अगर एड्स बीमारी है तो डीएनए जीन के माध्यम से हमारे बच्चा पे भी दोस्तों ये असर करेगा। हाँ, अब पता चल जाएगा कि देखो भाई ये बच्चा फलना का टीचर का बच्चा का भी एड्स हुआ है, तो हो सकता है इसका पापा के भी एड्स हुआ था, ठीक है। तो डीएनए और जीन की जानकारी से इंसान ने कई बीमारी पर काबू पाया। वायु गति के नियम जानकर तेज हवाई जहाज बनाए। बिल्कुल भाई, हम अपना वायु का जो रफ्तार है, जो ऊपर में वायु का जो रफ्तार होती है वो 40 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर घंटा या 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड जो चलता है, इसे देख कर दोस्तों, इसे अंदाजा लगाकर, इसे माप करके हम लोगों ने हेलीकॉप्टर बनाए, हम लोगों ने जहाज बनाया, ठीक है। घर्षण और उष्मा के नियम समझकर आग की खोज की। अब एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जब हम लोग रगड़ते थे, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से जब हम लोग रगड़ते थे, तो इससे देखकर दोस्तों घर्षण और उष्मा के नियम को समझकर हम लोगों ने आग का आविष्कार किया। बताएं मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आई होप मेरे भाई कि आप लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा का पूरा टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन दिया हूँ और जो कुछ भी अभी टेलर दिया हूँ, ये तो मैं टेलर दे रहा हूँ। पूरा मूवी देखना है तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें। मुलाकात करते दोस्तों एक नया टॉपिक के साथ, यानी हमारा जो टॉपिक होगा वो मानव भूगोल की परिभाषा, ठीक है। क्या होगा भाई, तो हम लोग यहीं से डिस्कस करेंगे मानव भूगोल की परिभाषा। ओके।